लास्ट क्लास में बेंजीन के रिएक्शंस को क्लोज कर चुके थे और हमने इस तरह के कुछ रिएक्शंस देखे थे जिसमें ये जो मैंने एरो के नीचे जो भी कुछ लिखा है ना, वो एक ही वजह से लिखा है, टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप हमारा क्या हुआ करता था? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए मैंने वो चीजें लिखी हैं जो नीचे हैं, और मेरा मेन एजेंट जो है वो मैंने ऊपर लिखा है। पहले रिएक्शन में भी एनहाइड्रस AlCl3 वही काम कर रहा था, Cl पॉजिटिव जनरेट कर रहा था। दूसरे रिएक्शन में भी एनहाइड्रस AlCl3 ने वही काम किया, CH3 पॉजिटिव जनरेट किया। पॉइंट इज आई नीड टू नो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था उसके एजेंट कौन से थे। देन आई चोज दिस CH3COCl। मुझे इस पे थोड़ी और बात करनी है, लेकिन एक बार समरी बता दूं अगर आपको, तो ये ग्रुप क्या होता था? एसाइल। और एसाइल क्लोराइड अगर मैं लेती हूं तो क्लोराइड पे नेगेटिव और एसाइल पे क्या आएगा? पॉजिटिव। गलत बोल रही हूं कि सही? बिल्कुल सही, क्योंकि AlCl3 Cl को एज नेगेटिव बना के निकल जाएगा, तो ये एसाइल बनेगा। यहां पर आप जानते हैं H2SO4 ने क्या करना है, उसने यहां से H और O निकाल लेना है ताकि NO2 पॉजिटिव बने। अब अगर एनसीईआरटी कोई पढ़ के आए हो तो उनको एक चीज और मिली होगी, बोल्ड में लिखा हुआ है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जैसे एक्वा रीजिया फेमसली आप जानते हो गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए, कहने को तो दो एसिड है उसके अंदर, इसी तरह से हैं तो दो एसिड, बट इन दोनों को किस नाम से जानती हूं मैं इस चैप्टर में? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। बोर्ड का क्वेश्चन है, 12th बोर्ड का, व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर? तो आप बिना रिएक्शन बिना एग्जांपल के नहीं बता सकते व्हाट डू आई मीन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, देन कम्स सल्फोनिक एसिड वाला, फिफ्थ वाला आपके लिए होमवर्क था, वो होमवर्क ही है, जिसने पढ़ा होगा उसे पता है ही कुछ नहीं, जो कुछ भी है इन पहले चार में है। सो अब आपके पास समरी के बाद व्हाई वी नीड this class, we need this class for some practice on this summary as well as some conversion on these reactions. तो अगर मैं प्रैक्टिस कराऊं तो मेरी प्रैक्टिस में सबसे पहला आता है फाइंड प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से, कुछ चीजें बताई नहीं थी उनके लिए क्लास है, या प्रैक्टिस नहीं कराई थी। अगर बेंजीन को मैं एल्काइल क्लोराइड देती हूँ, अब इतनी देर से हम जब भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लिखते हैं CH3Cl ले लेते हैं, तो कहीं ऐसा ना लगे सिर्फ CH3 के लिए। तो मैंने क्या ले लिया? इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, कुछ भी ले सकती हूं मैं यहाँ पे। पहला स्टेप सोच के जवाब देना है, तो सोचो पहला स्टेप मेरे साथ, साथ साथ लिखते रहना। ये आई थिंक ऐसा नहीं है जो कुछ नया बता रही हूं। तो आपको पता है एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा? Cl नेगेटिव को लेके चला जाएगा। जब ये Cl नेगेटिव को लेके चला गया, देन व्हाट इज लेफ्ट? इथाइल का कैटायन, या कैन आई से कार्बोकैटायन? बेटर वर्ड कार्बोकैटायन नहीं है, सी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो उसका प्रोडक्ट मेरे साथ अपनी कॉपी में बनाइए। इससे तो क्या बन गया? इथाइल बेंजीन। इसका नाम लिख सकेंगे आई होप हम। तो पहले रिएक्शन की प्रैक्टिस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, फर्स्ट कैटेगरी हर जगह कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें कोई मेरे को सजेस्ट करेगा क्या बनेगा? प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि पढ़ना ना पड़े। आज के क्वेश्चन जो टेस्ट में मिलेंगे उसको क्लास टेस्ट की तरह एज्यूम कर लेना, जैसे आप क्लास टेस्ट देते हो, आपको आदत डाली हुई। इसका प्रोडक्ट प्रोपाइल बेंजीन, राइट? क्यों? अगर आपने सुना हो, आपने क्या किया, इधर इथाइल लगाया तो इधर प्रोपाइल। काश ऐसे होता तो लास्ट क्लास में मैंने मैकेनिज्म क्यों कराया होता। पहले आपको क्या सोचना चाहिए बच्चों? AlCl3 जो है, एक Cl बॉन्ड लेके क्या चला गया? AlCl4 नेगेटिव बना गया थोड़ी देर के लिए से। इधर क्या बचा? कार्बोकेटाइन में एक बड़ी खूबी होती है। क्या खूबी होती है कार्बोकेटाइन में? वो स्टेबिलिटी के लिए शिफ्ट कर सकता है। तो आपको लगता है यहाँ ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया, और अगर ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया तो लगता है कोई शिफ्ट मारेगा? तो शिफ्ट नहीं करेगा, ये शिफ्ट करेगा। इसी के अंदर ऐसे दो तीन ट्रिक्स की वजह से मेरे को मुश्किल हुई कि मेरे को तो प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। आई कैन नॉट आस्क यू पीपल कि आप बिना किसी प्रैक्टिस के करिए। सर आप यहाँ टेस्ट देने बैठे हैं, किस पर्पज से बैठे हैं? तो फिर इधर उधर गर्दन इधर उधर देख रहे हो, मेरी क्लास में नहीं चलेगा ये। ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगा। बैठो कनुष, आगे ही बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। जो लोग टेस्ट दे रहे हैं अपनी गर्दन नीचे रखें और 15 मिनट। सो जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो सारी चीज फिर से आएगी, सोच। और वो सोच क्या थी? भाई कार्बोकेटाइन शिफ्ट एक्सप्लोर करो। तो शिफ्ट एक्सप्लोर करते हुए मुझे क्या पता चला? इसमें ये तो नहीं बनेगा। ध्यान इधर रखो, हो गया इधर उधर।
इधर से एक हाइड्राइड शिफ्ट कर दोगे तो अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में कहीं तो ये सोचना पड़ेगा, इधर से हाइड्राइड गया और इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ये बना मेरे पास एक्चुअल इंटरमीडिएट। और इस इंटरमीडिएट ने जाके फिर किसी भी एक एच को उठा के सब्स्टिट्यूट कर देना है। और बनाइए अब मेरे साथ साथ कॉपी में, आपको पूरी जगह मिल गई होगी कॉपी में अब तो, क्योंकि मैंने पहले बना ही नहीं रखा था। बस यहीं बैठ जाओ न्योनिका नैनिका में से किसी के पास। यहां वाला पॉजिटिव अब कैंसिल कर दूं, क्योंकि उसकी जगह तो पता ही है हमको, एक बेंजीन ने अपने एच को हटा दिया। एच लगा देना बच्चों। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या ये प्रोपाइल बेंजीन है? नहीं, यही मिस्टेक हो जानी है मेरे से, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, नॉट प्रोपाइल बेंजीन। अब तुमको मैं कुछ भी दूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में पहले क्या बनाओगे, कार्बोकेटायन, उसके बाद सोचोगे शिफ्ट, उसके बाद रिंग पे लगाओगे। नोटेड दिस सेकंड वन, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। आज बड़ी ऑलरेडी टेस्ट वाले दिन तुम इतनी टेंशन में आते हो, और हम जैसों को देख के और बढ़ती ही है टेंशन। तो कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से समझो। मेरे को टेस्ट के लिए नहीं पढ़ाना है, मेरे को इस चैप्टर को क्लोजर देना है कि अब कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो फिर अब ऐसे कैसे छोड़ना है, फिर तीसरा भी पूछना पड़ेगा मेरे को। अब तीसरा तुम शायद खुद सोच के मेरे को कुछ इफेक्टिव जवाब दे पाओ। सोचो, बनाओ। यहाँ कौन इन्विजिलेट कर रहा है? नहीं, अभी अभी टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो 10 मिनट्स तो इनको बैठने दो। अच्छा, और किधर भेज रहे हो? अच्छा, नहीं तो ममता की साइड भेज दो, सेट अलग है वहां पे भी। और क्या, वहां भेज देंगे। नहीं तो थोड़ी देर में लगे तो मेरे में भेज दो। ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या बनेगा। पहले तो क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, कार्बोकेटायन। अब तक तो समझ आ गया होगा। कार्बोकेटायन बनते ही क्या दिखेगा, ये स्कूल पेपर्स के क्वेश्चन है, ये मत सोच लेना कोई मैं बहुत कुछ, आज जो भी कुछ हो रहा है सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है सिर्फ। तो आपके लिए यहां पर पहली सोच क्या आनी चाहिए, ये पूरा बॉन्ड के साथ गया, FeBr3 की जगह Br4 नेगेटिव बन गया। लुइस एसिड कोई भी यूज कर लो। और उसके बाद क्या बना होगा, ये वाला कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन को देखते ही आप क्या करोगे, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट के बाद जो बना है वो एज इट इज डायरेक्टली जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए हो करना क्या है। इस सी से जुड़ेगा और ये CH3 पड़ोस वाले CH2 के साथ चला गया। देखना मैंने ठीक किया। सौरेश, फन लग रहा है तो उठ सकते हो। मैं यहां लिख भी रही हूं तो भी मेरे को हंसने की आवाज आ रही है, बट मुझे लग रहा है जो बच्चा सीरियसली पढ़ रहे हैं उनका क्यों टाइम वेस्ट करूं किसी को टोक के। बन जाएगा सबके पास ही। तो यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा ये बताना, नीचे वाला जो रिएक्शन था क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट कह सकती हूं मैं? नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट सिर्फ एनहाइड्रस AlCl3 को कह सकते हैं, जबकि हुआ सब कुछ सेम है। फ्रीडल क्राफ्ट में आप किसी भी नेम रिएक्शन में आप कॉमा भी चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो नाम वाले रिएक्शन में कुछ चेंज मत करना, बट उस तरह के रिएक्शंस बहुत होंगे, ये मेंटली प्रिपेयर रहना। हो गया ये भी। चलिए एक दो और करते हैं। अब एक और चीज जो स्कूल पेपर्स में बहुत कॉमनली और आपके हर लेवल पे बहुत कॉमनली देखी गई है, कि बेंजीन की रिएक्टिविटी हर आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए सेम है क्या? नाउ चेक एवरीवन, लिसन। मैं चाहे NO2 पॉजिटिव भेजूं, मैं चाहे Cl पॉजिटिव भेजूं, मैं चाहे CH3 पॉजिटिव भेजूं, या कुछ भी इलेक्ट्रोफाइल भेजूं, जो पीछे समरी में आपने 5 देखे, आपका सिलेबस 5 ही अलाउ करता है, तो कुछ भी पॉजिटिव में भेज रही हूं, तो हर पॉजिटिव चीज बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो मेरे से अगर कोई पूछे रिएक्टिविटी ऑर्डर, और हर एक में पूछा गया आपसे, तो कैसे बनाते हैं इसे समझ लेना। ये पहली और इस साल तो आखिरी बार है। मान लीजिए आपने बेंजीन रिंग दिया, अटैक जिस पे होना है अगर वो सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा Cl पॉजिटिव आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा CH3 पॉजिटिव आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा NO2 पॉजिटिव आए। यानी रिएक्टिविटी किसकी बात हो रही है, सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट माने ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड माने जिस पे तुम रिएक्शन करवा रहे हो, आने वाला क्या है रिगार्डलेस।
तो जिस पे मैं रिएक्शन करवा रही हूं, नोट बाद में करेंगे, पहले एक बार समझ लें बड़े बेसिक तरीके से, फिर ये फॉर्मल फॉर्मल नोट भी हो जाएगा। बेंजीन रिंग है बच्चों, इसकी तरफ क्या याद है लास्ट क्लास का? क्यों कोई इलेक्ट्रोफाइल बड़ा स्मूथली अट्रैक्ट हो रहा था? क्यों योशिता? राइट। उसके लिए एक और वर्ड अगर मेरे को चाहिए हो, कि एक सेंटेंस नहीं, एक शब्द, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, ऑल द यू सेड राइट, समझ तो वही आता है जो तुम कह रहे हो, लेकिन एक स्टेप ऊपर अगर मेरे को वर्ड चाहिए तो मैं क्या कह सकती हूँ? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पुअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड यहाँ पे जो हो रहा है होगा ही होगा वो तो। अब अगर मैं इस बात पे चलूं, कुछ ऐसा यहां लगा दिया मैंने, देखो क्या लगाया, राइट? तो ध्रुव ये जो चीज लगाई मैंने, ये क्या करेगी इस 6 इलेक्ट्रॉन के साथ? अपनी तरफ खींच लेगा। और इलेक्ट्रोफाइल का एक ही मोटिवेशन था, 6 इलेक्ट्रॉन वो किसी ने खींच लिए अपने पास, डिलोकलाइज कर लिए। फैला देने का मतलब कमजोर करना होता है। ये सेंटर वीक हो गया, तो इस सेंटर की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दिस क्या हो गई? रिड्यूस। और अगर मैंने इसी मतलब इसमें इस लाइन से ऊपर कुछ नहीं है, अगर मैंने यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो क्या होगा? उल्टा 6 इलेक्ट्रॉन में आके और कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना डेंसिटी। जब और ज्यादा डेंसिटी कंट्रीब्यूट हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ रिएक्टिविटी और बढ़ गई। तो एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज के टेस्ट पेपर में क्वेश्चन सही हो ना हो, लेकिन उसकी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते बेंजीन का ये दे दो, नो। आपसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नाइट्रोबेंजीन और टोल्यूइन में वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर कुछ अलग है, एक्सप्लेन। तो आपको अलग ऑर्डर में ये भी बताना पड़ेगा कौन ज्यादा कौन कम, और एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो जब तक आपको ये नहीं पता, आपका क्वेश्चन, यानी कि आज अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट कर गए, समझ गए, जॉब डन। सोल्यूशन उसके बाद आती है बात। तो अब अगर मैं सोचूं मैं पढ़ क्या रही थी और नोट्स क्या बनाने हैं, अब आप बना लो नोट्स, बस यही है। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बस यही था कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? लेस हो जाएगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या होगी? रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। हाँ, मैं ये उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को अब तक जीओसी में ये याद, इतने टेस्ट रीटेस्ट दिए हैं, ये याद हो गया होगा। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, या सॉरी OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। कोई रेजोनेंस की वजह से डोनेटिंग है, तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डोनेटिंग है, तो कोई इंडक्टिव की वजह से डोनेटिंग है। बट डोनेटिंग ग्रुप पहचानने और विड्रॉइंग ग्रुप पहचानने थोड़ी इसकी पकड़ आप लोगों के पास आ चुकी होगी, तो उस पे क्वेश्चन आज के टेस्ट में जरूर एक्सपेक्ट करिएगा। तो इतना नोट हो गया जितना दिख रहा है, लेस फेवरेबल और मोर फेवरेबल। पर जब तक इस पे कोई क्वेश्चन ना हो, हमें उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं मानना चाहिए। तो मेरी क्लास मेरी हेल्प करे विद दिस एक्सपेक्टेशन की गलती हो सकती है इसमें, कि विच इज मोर रिएक्टिव। देखिए, आप लोग आंसर पे ध्यान दें और मेरा ध्यान किस पे है, आप लोग इस पे ध्यान दें। विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स व्हाट? आप तो कह सकते बेंजीन तो रिएक्टिव ही नहीं है मैम, आप ही ने बताया। तो इसी पे बात खत्म करके आप कह देते हो नन या ऑल आर इक्वली रिएक्टिव। जब तक मैं टूवर्ड्स ना दूं, टूवर्ड्स अगर मैंने दे दिया होता एडिशन रिएक्शन, आप कहते नॉट पॉसिबल, कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। और टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दौड़ के रिएक्ट करेगा। अब देखना है कौन ज्यादा दौड़ के। तो इस रेड अंडरलाइन पे ध्यान देना। ऑर्गेनिक में खेल यहां होता है, बच्चे यहां ढूंढते रहते हैं, गलती यहां होती है। सो अब मैंने 4 दे दिए। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा? इसके 6 इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, तो प्रॉब्लम हो गई, ये लेस रिएक्टिव होगा। ये इन दोनों में तो एटलीस्ट मुझे पता है बेंजीन इज मोर रिएक्टिव। इसमें क्या होगा? प्लस आर। तो वही काम करना है, इसके नीचे तुमने प्लस आर लिखा, इसके नीचे तुमने माइनस आर लिखा। इसमें क्या करोगे? इसमें बता चुकी हूँ, हेलोजन्स आर स्पेशल केस। वो प्लस आर होते हुए भी, माइनस आई होते हुए भी, किस कौन सा इफेक्ट उसका डोमिनेट करता है? उसका तो माइनस आई डोमिनेट करता है। प्लस आर है, वी ऑल नो, बट डोमिनेट उसका वो करता है। आज तक इसका क्यों नहीं आया हमारे पास? तो इस हिसाब से अगर मेरे बच्चे मुझे अरेंज कराएं, सबसे खुशी से कौन रिएक्ट करेगा? थर्ड वाला?
उसके बाद फर्स्ट वाला, उसके बाद लास्ट फोर्थ वाला, और सबसे लास्ट आता है सेकंड वाला, क्योंकि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है -R से, एंड रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल। ये विड्रॉ करके आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बहुत कम जगह दी इसने रिएक्ट करने की, इसीलिए ये लीस्ट रिएक्टिव। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेंजीन पे तब इलेक्ट्रोफाइल खुशी से जाएगा जब उसके वो 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। अब एक ओरल क्वेश्चन, बेंजीन पर एक नाइट्रो लगा है, 2 नाइट्रो लगे हैं, 3 नाइट्रो लगे हैं, कौन रेडिली एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के अगेंस्ट? एक नाइट्रो वाला। 3 नाइट्रो वाला तो किसी लायक नहीं छोड़ेगा उसको, नाइट्रो ने क्या करना है, खींचना है। 2 नाइट्रो लगे हैं, 2 बार खींचेगा। 3 नाइट्रो लगे हैं, 3 जगह से खींच रहा है, छोड़ा क्या बेंजीन के पास इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए, खुद ही खत्म हो लिया अपने 6 इलेक्ट्रॉन बांटते बांटते। सो जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल के लिए उसके पास आना मुश्किल होगा। इस पर्टिकुलर चीज को हम 12th के पहले चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे कि बेंजीन रिंग पे अगर विड्रॉइंग ग्रुप हो तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। नोटेड एवरीबॉडी? तो एक ये चीज थी जो इन्हीं रिएक्शंस के थ्रू बात करनी चाहिए थी। आपकी एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे लास्ट पैराग्राफ, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ तो शायद कार्सिनोजेनिसिटी ऑफ एरीन्स या हाइड्रोकार्बन्स पे है कि वो कैंसर कॉजिंग है। वो एक पैराग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम छोड़ रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने चारों तरफ के लिए, कि हाउ दे आर, विच ऑफ देम आर कार्सिनोजेनिक, एंड एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर। उससे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसको 12th में कंटिन्यू किया जाता है, वो पैराग्राफ है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो उस छोटे से पैराग्राफ को भी मैं बस इंग्लिश टू हिंदी कर रही हूँ, बहुत डिटेल आज नहीं ले रही, क्योंकि जिसने जीओसी पढ़ा है ना वो मेरे से इसका कभी डिटेल मांगेगा ही नहीं, प्रैक्टिस जरूर कराऊंगी। और जिसने जीओसी नहीं पढ़ा और जिसको डिटेल चाहिए, मोस्ट वेलकम। आज के टेस्ट के बाद अगली क्लास से पहले आप मेरे से डिटेल ले सकते हैं, तो 12th में जाता है इसका सारा डिटेल, अच्छे वाला इसका कॉम्पिटिटिव डिटेल सारा 12th में लिया जाएगा। आज सिर्फ उतना जितना एनसीईआरटी ने दिया है मेरे बेसिक के कॉन्सेप्ट से। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शब्द का पहले मतलब समझते हैं, ये सारा फॉर्मल सा लिखा हुआ बाद में बात करेंगे। हम लोग अब तक ये बात सेटल करके आ चुके हैं, बेंजीन रिंग पे आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल भेजो, समस्या सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल बनाने तक की थी, उसके बाद का काम ये अपने आप कर लेगा। आज के टेस्ट के चारों सेट में एक मैकेनिज्म कॉमन है, चारों सेट्स में डाला गया है, ये वाला मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चारों सेट्स में, मैं अपने हाथ से मैंने लिखा है, सी और डी में मिसिंग था तो उसमें भी मैंने डाला है कि पेंसिल से लिखा मिलेगा आपको, पेन पेंसिल से मैकेनिज्म देना है कि आपको पहला स्टेप पता हो। मान लीजिए मैंने पूछ लिया प्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन का मैकेनिज्म, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले आप इलेक्ट्रोफाइल बनता दिखाओगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और उस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में आपने वो उसकी रेजोनेंस भी दिखानी है, आपने सिर्फ वो कार्बोकेटाइन बना के नहीं छोड़ना। उसके बाद अभी कुछ मत करिए, मुझे पता है टेस्ट होने वाला, अभी कुछ मत परेशानी लीजिए। वो कार्बोकेटाइन बनाएंगे, उसके बाद उसका एरो घुमा के दूसरी पोजीशन पे, उसका एरो घुमा के तीसरी पोजीशन पे। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, वही कार्बोकेटाइन लिखा, डीप्रोटोनेशन, और ई लग जाएगा एच की जगह। बंद कर दो कॉपीज, कोई बात नहीं, मैं याद करा रही हूं साथ साथ। इस रिंग पर अगर पहले से ही OH लगा हुआ हो, ये सारा मैंने आपको कहा नेक्स्ट ईयर जाएगा, अल्कोहल के चैप्टर में ये करेंगे, हेलोजन के चैप्टर में बस Cl लगा देंगे, एल्डिहाइड कीटोन वगैरह वगैरह, लेकिन ये इंट्रोडक्शन 11th में देके 12th में आपसे एक्सपेक्ट किया है। आपको क्या लगता है अब ये कहां अटैक करेगा? पांचों पोजीशन एक जैसी नहीं है, तो मैं आपको नोट करने देती हूं, लेकिन पहले इसको बड़े बेसिक से तरीके से समझ लेते हैं। आपको पता है इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, ऑर्थो। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, पैरा। इन दोनों पोजीशंस को क्या बोलेंगे, मेटा। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहेगा तो किस लिए जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। वो जो इलेक्ट्रॉन जहां जहां एक्यूमुलेट हो रहे हैं, माय हिंट, इलेक्ट्रॉन्स जहां जहां एक्यूमुलेट हो रहे हैं ये वहां वहां जाने की कोशिश करेगा। तो इस लायक हम जीओसी के रेजोनेंस में तुम्हें बना के आए हैं, और तब ये कहा था पता चलेगा इसका क्या यूज है। अगर आपको पता है कि ये कहां कहां नेगेटिव अड्डा बनता है, दिस, इस पे आएगा ये चार्ज, और फिर जब ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो चार्ज इस पे आएगा।
जब इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन होना ही ऑर्थो और पैरा पे है, तो जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल के पास अब चॉइस ही नहीं रही, यानी कि वो जो हेडिंग थी नीचे, दिस OH group attached already to benzene ring will influence the direction of electrophile. ये इन्फ्लुएंस करेगा बेटा किधर जाओ, अब 6 H बराबर नहीं है, 5 H बराबर नहीं है, ऑलरेडी जो ग्रुप प्रेजेंट है अब वो वहां पे, वहां का किंग वो है, वो इन्फ्लुएंस करेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शंस कि आपने इधर ही आना है। तो मैं प्रोडक्ट बनाऊं उससे पहले गट फीलिंग अगेन, जो आपने बहुत अच्छा बता दिया मेरे को, मेजर किस पे लगना चाहिए, ऑर्थो पे कि पैरा पे? टर्शरी तो इसमें है ही नहीं बेटा जी, टर्शरी जैसा कुछ नहीं, ऑर्थो पे या पैरा पे। ध्रुव देखो, टर्शरी कोई भी नहीं है इसमें, टर्शरी का सेंस ही नहीं है क्योंकि सारा डबल बॉन्ड है। ऑर्थो पे, पैरा पे, क्यों? नो, बिल्कुल नहीं, माइनस आई इफेक्ट से नहीं। माइनस आई शो करेगा यहां पर, उससे रेजोनेंस पे कोई असर नहीं पड़ रहा। रेजोनेंस तो है ही, रेजोनेंस के होते मैं माइनस आई तब देखती हूँ जब दो कंपैरिजन दोनों में रेजोनेंस हो, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं बाई चांस। ऑर्थो पे क्यों? नहीं तो यहाँ उस आने वाले लोग तीनों जगह पे नेगेटिव चार्ज की इक्वल पॉसिबिलिटी, ऑर्थो वाला एक जल्दी क्यों निकलेगा? ये तो तुम्हें लग रहा है, हम तो कह रहे हैं तो चले ही जा रहा है, ये तो तुम्हें बोर्ड पे बनाने के लिए हमारा हाथ ऑर्थो पे पहले चल रहा है। पॉइंट इज, ये तो सब कुछ एक साथ हो रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, पहले बात की तो रेल, या फिर तो ये कह लो शुरू वाले ऑर्थो बनेंगे मैम, 5 मिनट के बाद सारे पैरा बनेंगे। एंड प्रोडक्ट मेरे को मिला 90% एक और 10% दूसरा, कौन सा? जो भी तुम जवाब दोगे मैं उसको थोड़ा सा टीयर तो करूंगी, थोड़ा सा तो मेरे को क्रॉस क्वेश्चनिंग चाहिए। हाँ जी, नमन, क्यों? इंडक्टिव तो जब रेजोनेंस है मैं देखती ही नहीं, और मेरे को देखने का मन भी नहीं है, देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पोजीशन ऑर्थो दो दो है, पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा है, फेयर कॉल। और कुछ नॉट एक्सेप्टेड, मतलब ये एक अच्छा अटेम्प्ट था भाई, दो ऑर्थो में ऐसा बहुत बहुत जगह आपको लगेगा अवेलेबिलिटी दो की है, उसे इस रीजन को कभी भी मत लेके आना आज के बाद, क्योंकि ये रीजन हर जगह आपको फेल करेगा। और कोई रीजन? हाइपोकॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों एक साथ चलते हैं, ऑर्थो और पैरा पे होते हैं। ईशाना हाथ खड़ा हुआ था, यही था, गुड अटेम्प्ट। कुछ और? पैरा तो हम रेजोनेंस है, आपको याद हो रेजोनेंस वाले दिन मैंने ये बात कराई थी कि क्यों प्लस आर इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट होता ही सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पे होता ही नहीं। इसीलिए मेटा पे होता ही नहीं, ऑर्थो और पैरा पे इक्वली रेजोनेंस का इन्वॉल्वमेंट है, इन्फ्लुएंस है, इंटरफेरेंस है। लेट मी सेटल डाउन दिस, आप लोगों की तरफ से बड़ा जेन्युइन आ रहा है, यही यही लास्ट क्लास में कमी रह गई थी, इसके लिए आज पढ़ा रही हूँ। दोनों ऑर्थो या एक पैरा, कुल मिला के तीनों साइड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करने में इक्वली एफिशिएंट, इक्वली पॉसिबल, इक्वली प्रोबेबल है। कुछ और बड़ा बेसिक सा, अब आ जाओ बेसिक पे, अभी तो तुम बहुत डिफिकल्ट ढूंढ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, वेरी बेसिक। व्हाई वन इज मेजर देन अदर एंड विच वन इज मेजर? कुछ भी स्टूपिड आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब तुम ऑर्थो पे ही अटके हुए, पैरा क्यों नहीं सोच रहे? वो दूर बहुत है भाई, दूर से तो कभी भी कोई सवाल का जवाब आएगा नहीं। इस माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो, दूरी से कोई असर नहीं पड़ता। चलो पहले तो बताते हैं, अगर पैरा बना तो ये बनेगा। जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्रोडक्ट बना के देखना चाहिए, बनाते बनाते कुछ कुछ दिखता है। तो पैरा पे बनेगा बच्चों तो ये बनेगा, ठीक है, और ऑर्थो पे बनेगा तो ये बनेगा। ई भी सेम है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिट्टो सेम है। ओएच के पास या दूर होने का फर्क पड़ता इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, वो इफेक्ट ही मैंने क्वेंच कर दिया, यहाँ है ही नहीं, खत्म करो उसको। तो
ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी इसीलिए ये माइनर होगा, पैरा पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी इसीलिए ये मेजर होगा। आंख बंद करके पूरी ऑर्गेनिक में 200% जब चॉइस आएगी ऑर्थो और पैरा, पैरा इज मेजर, ऑर्थो इज माइनर। यही वो पेज हैं जो मैंने आपको कहा है 12th के हर चैप्टर के आखिरी 2 पेज हमें स्टेपल करने होंगे पहले ही दिन जब 12th में ऑर्गेनिक आएगी, कि ये आपको 11th में कराया जा चुका है। जो भी पहले लगा हुआ है फिनोल में आएगा, एराइल हैलाइड्स में आएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एनिलिन, सब में आएंगे आखिरी के 2 पेज। यही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, चार, चारों के चारों हर चैप्टर में आने। वहां मैं क्या बोलूंगी फिनोल के चैप्टर में क्या होगा, ऑर्थो, पैरा, कौन सा मेजर, पैरा, क्लोज, राइट। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, जो पहले से ग्रुप लगा है। तो नाउ आई एम, ये अभी लिखना मत, ये सब नीचे है। नाउ आई एम गिविंग यू द हेडिंग, रेदर क्लोजिंग, बता ही दिया सब कुछ। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की ये टर्म्स लिखने से पहले समझ लीजिए, जो ऊपर समझाया उसके लिए हमें टेक्निकल वर्ड्स क्या मिले। हमने तो भी अपनी भाषा में बात करी, टेक्निकल वर्ड्स क्या है जो एक शब्द क्वेश्चन में मिलेगा, अपने आप समझना होगा जो भी हमने बात करी। अगर कोई पहले से ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, कैन यू पीपल सजेस्ट मी एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सेप्ट OH, एक्सेप्ट CH3, OCH3, राइट। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चाहिए NH2, जिस पे भी लोन पेयर लगा है वो दे दो ना, अमीन। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो रिंग को क्या कर रहा है, और एक्टिवेट कर रहा है। करो अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल को, वो रिंग क्या हो रहा है, उससे और रिच हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स में। तो ऐसे ग्रुप्स को कहा जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, जो उस 6 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि लो जी हमारा भी ले लो तुम। तो वो और एक्टिवेट कर रहे हैं, और चार्ज अप हो रहा है बेंजीन रिंग। किस लिए चार्ज अप हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को और तगड़ा अट्रैक्ट करने को। पीछे आपने बताया ना कि रिएक्टिविटी तब ज्यादा होगी जब डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा। उस ग्रुप को फिर उसी से नाम दे दिया, रिएक्टिविटी की जगह एक्टिविटी बोल दिया। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जितने भी आंख बंद करके एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे सारे ऑर्थो, पैरा, डायरेक्टिंग होंगे। तो क्या दूसरा लिखने की जरूरत है मेरे को, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, डीएक्टिवेटिंग। तो वो क्या करेंगे, वो क्या डायरेक्शन देंगे, वो देंगे मेटा डायरेक्टिंग। क्यों वो मेटा डायरेक्ट करेंगे, ये सब अगली क्लास से पहले अगर मेरे को लगा बताना हुआ या 12th में बताना हुआ वहां बात करेंगे। लेकिन अभी 11th के लिए इतना बहुत है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिले, क्योंकि मेरे को उसको पूरी चेन देनी पड़ेगी, किसका एक्टिवेटिंग ज्यादा किसका डीएक्टिवेटिंग ज्यादा, वो सारा 12th में आता है। तो लास्ट पैराग्राफ है आपकी एनसीईआरटी का कि अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा वो क्या करेगा, मेटा पे डायरेक्ट करेगा। एक्टिवेटिंग लगा होगा वो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पे। बट ऐसे रटे कैसे, अब करते हैं प्रैक्टिस। पहले इतना लिख लो, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, बस यही है, इतना ही है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस लिखने के लिए। तो मुझे बताइए यहां पर, पहले तो बताओ रिएक्शन का कोई नाम है इसका, नहीं कोई नाम नहीं है, राइट। ये सिंपल रिएक्शन है, हाँ कह सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इससे क्या होगा, एक AlCl4 नेगेटिव बना के अलग, दूसरा Cl पॉजिटिव। मेजर प्रोडक्ट क्या करूं यहां पे, पैरा पे। तो क्या मैं कह सकती हूं पैरा क्लोरोटोल्वीन, ये इसका मेजर सभी लोग कॉपी में बनाइए, और इसका माइनर भी बनाइए, जब तक बनाएंगे नहीं चीज हवा में रहेगी। ये हुआ माइनर और दूसरे वाला हुआ मेजर, मेजर माइनर, और साथ में इसको कहते हैं क्लोरोटोल्वीन। अब वो बात अलग है 4 क्लोरोटोल्वीन है कि 2 क्लोरोटोल्वीन है, बट इसका नाम क्लोरोटोल्वीन, क्योंकि दिया ही मैंने टोल्वीन, आई होप सबको दिख रहा होगा। तो टोल्वीन की 4th पोजीशन पर क्लोरो लग सकता है या फर्स्ट पे। मैंने फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट नहीं दिया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स है। मैं उसको क्यों लोएस्ट दूं, जब मेरे को टोल्वीन वर्ड रूट यू मिल रहा है, तो टोल्वीन जब लूंगी तो 1 इसको देना पड़ेगा, अपने आप अगले को 4 देना पड़ेगा। तो नीचे वाले का भी मेजर माइनर बनाना, उससे पहले बताना मेरे को क्या ये कोई नेम रिएक्शन है समीर, इज दिस अ नेम रिएक्शन। तो इसको फ्रीडल क्राफ्ट
एल्काइलेशन भी अपने लिए मेंशन बार बार करना शुरू करिए ताकि आपको आदत पड़े। तो क्या बना इसका, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट? एक ही बना। वाई मेजर माइनर, मेटा पे आएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मेटा। दोनों मेटा पोजीशन सेम है, आप नाम बना के देख लो। दोनों ही 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन मिलेंगे, 1 3, दोनों ही। तो मेटा तो दोनों पोजीशन सेम है। आ गया सबके पास, तो आगे बढ़ू। नमन आ गया ये, अंडरस्टैंड? कोई किसी को यहां इशू तो बताइए, मेरे को अब कन्वर्जन स्टार्ट करने हैं। एनीवन टिल हेयर? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, ये मत सोचना मैंने टेस्ट आज नहीं देना, टेस्ट कल देना है, या मैं इस टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, मेरे को नहीं मन कर रहा अभी समझने का, इसको मैं दोबारा चांस नहीं दे रही इस साल, अब अगले साल उठेगा ये। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिंग, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, चलिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछने वाले। स्पेशल केस एज यूजुअल, हेलोजेंस, जो पहले ही बता के आई हूं। हेलोजेंस में दो इफेक्ट काम करते हैं, शायद आपको याद हो, अभी बात भी हुई है, प्लस आर और माइनस आई। और मैं ये जानती हूं, प्लस आर की वजह से वो डोनेटिंग बनता, माइनस आई की वजह से वो विड्रॉइंग बनता। और अब हम विड्रॉइंग के लिए क्या वर्ड यूज करके लाए हैं, डीएक्टिवेटिंग। डोनेटिंग के लिए हम क्या वर्ड यूज करके लाए हैं, एक्टिवेटिंग। तो हेलोजेंस आर एक्चुअली डीएक्टिवेटिंग। तो ये स्पेशल केस नहीं है, बट ये बार बार बताना पड़ता है, इसके लोन पेयर्स को इग्नोर करना है। तो ये डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसीलिए ये स्पेशल केस है। ये तो आपको पता ही था। तो जो लोग लिखने में लगे हैं, 1 मिनट सुन लो, फिर लिखना अपनी भाषा में कुछ, क्या ऐसा शब्द लिखूं जो मेरे को बार बार वहां लेके जाए या अट्रैक्ट करे। कि अगर हेलोजन की आप कहते हो इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेंट, तो व्हाट इट शुड बी, डीएक्टिवेटिंग। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है इसका, माइनस आई, तो ये डीएक्टिवेटिंग के खाते में जाना चाहिए, बिल्कुल जाता है। हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग, तभी मैंने पीछे भी हेलोजेंस के केस में डीएक्टिवेटिंग बोला है। तो फिर तो ये मेटा डायरेक्टिंग होने चाहिए। अभी बता के आई ना मैं, डीएक्टिवेटिंग इज मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन ये पता चल रहा है वाकई स्पेशल केस है। ये डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या मेरी क्लास मेरे को अब सजेस्ट कर सकती है, फिर लिखना ये क्या होगा, इट इज एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग क्यों? प्लस आई तो नहीं, उसके अलावा प्लस आई तो आखिरी अप्रोच होनी चाहिए, पता है यार, इंडक्टिव से ऊपर बहुत सारे और होते हैं। किस वजह से, असली तो बात वही है। यस, मान लिया एक्टिवेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन। यू रिमेंबर, एक हाइपर कॉन्जुगेशन के केस को हमेशा मैं कहती हूँ, रुकना जिस दिन आएगा आएगा, आखिरी दिन आएगा। क्या सब लोगों की निगाह यहां पर है, टॉल्वीन पर? अब कैन आई से, और आज आपको मिनट भी नहीं लगने उसको समझने में, कैन आई से डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन, राइट? तो इस कार्बन को मैं क्या बोलूंगी, अल्फा कार्बन। तो क्या इस डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन को मैं अल्फा कह सकती हूँ? और उसपे कितने एच हैं, 3 3 अल्फा एच। तब भी कई केसेस में मैंने कहा है तो डबल बॉन्ड का पड़ोस वाला, हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा ही। तो कहने को हमने नहीं किया, लेकिन हमने कर लिया है। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस HY। वो दे रहा है, कैसे दे रहा है, मैं फिर एक बार आपको बना के दिखा दूं, थोड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपके सामने दोबारा आ जाए। ये मैंने ओपन कर दिए इसके 3H, यही बनाया मैंने टॉल्वीन। अब क्या होगा इसके अंदर, ये वाला H अल्फा, ये क्या कहेगा, लेट मी ट्राई दिस, वाई, क्योंकि आपका पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है मेरे को। और वो पाई बॉन्ड किधर जाएगा बच्चों, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, सॉरी, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर ये नेगेटिव इधर, और फिर नेगेटिव चार्ज इधर, फिर ये नेगेटिव इधर होगा, ये इधर होगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर। कौन कौन सी जगह पे नेगेटिव पूल बना, ऑर्थो एंड पैरा। इफेक्ट रेजोनेंस था, नो, इफेक्ट था हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से मैंने स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल पढ़ा दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन से मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ा दिया, और भी जो भी चीजें करी हाइपर कॉन्जुगेशन से, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह। एक चीज तब से बोलती आई हूं कि एक चीज में लास्ट पैराग्राफ पहुंचेगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, वहां बात की हुई है कि टॉल्वीन यानी बेंजीन के ऊपर जो मिथाइल है
वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, रेदर वो एक्टिवेटिंग क्यों है। आप रेजोनेंस नहीं बोल सकते, लोन पेयर तो है ही नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट भूल जाते हो आप लोग, वो जस्ट पार्शियल नेगेटिव है, वो कंप्लीट नेगेटिव नहीं है जो तुम ऑर्थो पैरा तक घुमा सको। सो फॉरगेट इंडक्टिव इन दिस पार्ट, एटलीस्ट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में इंडक्टिव भूल जाओ, क्योंकि मेरे को तो नेगेटिव पोल किधर खड़ा हो रहा है मेरे को तो वो ढूंढना है। और आपको पता है इंडक्टिव से तो पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव को देख के इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ जाएगा, उसको पूरा पेयर चाहिए। सो इंडक्टिव यहां नहीं लगाना, धीरे धीरे खैर इसकी आदत होगी, ये पूरा 12th जाएगा। तो अगर अब मेरी क्लास से मैं पूछूं बेंजीन रिंग पे CH3, इस साल +1 के सिलेबस में किसी एक का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस अगर दिया हुआ है तो वो इसका दे रखा है कि टॉल्वीन पे आप फ्रीडल क्राफ्ट कराओगे तो पैरा पे जाएगा, टॉल्वीन पे आप नाइट्रेशन कराओगे तो पैरा पे जाएगा मेजर। तो ये किस कैटेगरी में आया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या मैं कह दूं एक्टिवेटिंग। लिखने दूं उससे पहले ये किस कैटेगरी में जाना चाहिए। और इस लाए पूरे GOC में आपको बनाया जा चुका है, तो अगर किसी को लगे थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो वो GOC भूल गया है। CH3 से मैचिंग है CF3, बट 3 3 फ्लोरीन इतने डेस्परेट है, एक तो अल्फा एच है ही नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो भूल जाओ। 3 3 फ्लोरीन इसको इतना इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग बना देंगे कि ये ग्रुप क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग। तो अगर कहीं ये लिखा मिलेगा तो आपको कहां लगाना पड़ेगा, मेटा पे। ऐसे ही CCl3 भी डीएक्टिवेटिंग होगा, उतना नहीं जितना कि CF3। ये स्टेटमेंट जो मैंने बोली दोबारा सुनो, CCl3 उतना डीएक्टिवेटिंग नहीं होगा जितना CF3। चेक, दिमाग खुला रहे कि क्या क्या सोचना होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में, नो इंडक्टिव क्या क्या सोचना होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इकलौता केस है CH3, और क्या सोचना होता है, रेजोनेंस। बस इन दो पे हम 12th में भर भर के आपको एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स देंगे और उसमें आपने ऑर्थो पैरा डिसाइड करना है। अब नोट करिए जो भी जिसको नोट करना है, ये केसेस आने चाहिए स्पेशल आपके पास, CF3 भी CCl3 भी। ये क्वेश्चन मैं अनआंसर्ड छोड़ रही हूं, CF3 ज्यादा डीएक्टिवेटिंग के CH3 CCl3, कोई तो मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़ रहा होगा। सो बेंजीन के कन्वर्जन और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस दोनों को मर्ज करके बात करते हैं आपसे कि भाई प्रैक्टिस तो कराओ, नोट तो हो गया, ताकि आपको चीजें एफर्टलेस होने लग जाएं। ये कर लो पहले, उसके बाद CF3 CCl3 दोनों के दोनों डीएक्टिवेटिंग है। कौन सा, इथेनोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनाएं। जो लोग सीरियसली आज टेस्ट का पढ़ के आए उनको ये कन्वर्जन आता होगा, एनसीईआरटी के आखिरी आखिरी पेजेस में है। तो जिनको भी आता है मेरे को साथ साथ अगर सजेस्ट करें तो मेरा टाइम और आपकी याददाश्त दोनों पे फायदा हो जाएगा। इथेनोइक एसिड इज CH3COOH। बेंजीन मेरे को बनाने की जरूरत नहीं, मेरे को पता है क्या है बेंजीन। पहले तो मुझे दिख रहा है मेरे को क्या बनाना है, बेंजीन। बेंजीन मैंने पूरे चैप्टर में दो तरीके से बनाया है, एक तो वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH को हीटेड कॉपर ट्यूब पकड़ा दी, और दूसरा शायद वो एरोमेटाइजेशन वाला रिएक्शन कोई एन हेक्सेन दे दे, आगे मैं कर लूं। हेक्सेन का चांस यहाँ थोड़ा कम दिख रहा है, खैर 12th में जाके आप और बहुत एक्सप्लोर करोगे, बट अभी मुझे जितना समझ आ रहा है ये डायरेक्ट रिएक्शन सबको याद होगा। बस ये दे दो तुम, आगे हीटेड कॉपर ट्यूब तो हम दे देंगे। यानी कितनी बड़ी समस्या कवर हो गई मेरी, दो के दो कार्बन है। अब क्या करूं, थोड़ा अब मेरे को हेल्प चाहिए, उल्टे से सोच के, रटा रटाए से नहीं, क्या करूं। मेरे को ये बनाना हो, क्या चीज दूं जिससे तुम ये बना सको। CH, एक और CH, और मेरे को कोई यहां पर Br, यहां पर Br, या कोई ये भी दे दे तो भी चल जाएगा। दो अल्कोहलिक क्यूएच दे दूंगी, मेरे को नहीं पता, मैं इरेज कर सकती हूँ। मैं तो बच्चों का थोड़ा सेंस कर रही हूँ कि क्या लिखूं जो हाँ 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 लगे इनको, बस फिर बात करेंगे सही क्या है। तो ये भी मेरे को दे दो ना, तो मैं वो 2 मोल एल्कोहलिक केओएच के या NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया दे दूंगी, ये तो आ जाएगा। ये कैसे लाऊं भाई, तो ये दे दो Br2 विद CCl4, वो टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी था। फिर इससे ये कैसे, थोड़ा मेरे को करवाइए मदद। सॉरी, मैं सुन नहीं पा रही यार, क्लियर बोलो।
किस पे बीटा एलिमिनेशन? अच्छा, ओके, परफेक्ट। इसका आप बीटा एलिमिनेशन अल्कोहलिक केवेज देके कर लोगे। फिर इससे ये कैसे लाऊं? मेरे को C2H6 चाहिए ना, वो कहां से लाऊं समीर? मैं भी यही सोच रही थी, मैंने किया डी कार्बोक्सिलेशन, कर देते हैं, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो आ रहे आने दो भाई। डी कार्बोक्सिलेशन में वही है, एक ही स्टेप माना जाता है NaOH और CaO को। वो एक ही स्टेप करना, पहले वो Na सॉल्ट बनाएगा, फिर उसको एक ही स्टेप मानिए। तो मेरे पास एरो पे मैं नहीं लिख रही, आप लोग लिख लोगे, डी कार्बोक्सिलेशन करके मीथेन आया। अब क्या ये कैसे बनाऊं उससे? या ये या कुछ भी, क्या करूं? क्लोरीनेशन कर दिया, चलो जी। HNu Cl2 CH3Cl। अब आगे मैं ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि है ना जगह नहीं है, मैं मुझे पता है जिसने इतना बता दिया वो आगे पहुंचा देगा। अब इसका मेरे को टारगेट समझो, मेरे को 2 कार्बन लाने हैं। नहीं, वो भी अभी करते हैं, एक सेकंड, अभी करते हैं, ठीक है, उस पे भी आती हूं मैं। अब मैंने इसका जो भी आपके दिमाग में सब लेंगे, ठीक है, मैं किसी को नहीं रोक रही, क्योंकि सारे ही ऑलमोस्ट सही बोल रहे हो, एक बार शुरू हो जाता है तो आने लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसका कर दिया वुड्स, सोडियम और ड्राई ईथर। मैं डीई लिख रही हूँ, तुम्हारी कॉपी में डीई मिला तो मैं उसको नहीं ड्राई ईथर पढ़ने वाली, मैं अपनी मर्जी की एब्रिविएशन बना लेना है उसको मैंने। तो ड्राई ईथर के साथ जब ये आया तो मेरे पास क्या आता है? बताओ क्या आता है? इथेन। राइट, अब काहे को CH3 बात करनी, पढ़े लिखे हैं हम लोग। तो अब क्या होगा? इथेन। इथेन से ये कैसे बनाऊं? अब कर दो हेलोजिनेशन, HNu Cl2 CH3CH2Cl। अब आपको पता है इसका क्या करना है, आपने एल्कोहलिक KOH देना है। दिस इज क्लास 12th। ये है क्लास 12th के कन्वर्जन्स। तो एक दे दिया एनसीईआरटी ने, उसके बाद आपसे क्या एक्सपेक्ट किया बेटा, अब हम दे सकते हैं, हमने एक दे दिया। तो ये कन्वर्जन अगर हो जाए तो मैं आगे चलूं। चलिए, इथीन से फॉर्मेल्डिहाइड ये कैसे बनाऊं? अब ऐसे कन्वर्जन्स को कैसे सोचो ऑन स्पॉट जब टेस्ट में आए तो। एल्कीन से एल्डिहाइड बनाने का कुछ कराया मैंने तरीका? ओजोनोलिव। खत्म, एक स्टेप का है। आपने सिर्फ क्या करना है, मतलब मैं तो सोचना सिखा रही हूँ, अप्रोच सिखा रही हूँ बस। क्योंकि आते ही कहा सबने कि हमें कन्वर्जन में भी वो मजा सा नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, इतनी जल्दी अच्छा लगेगा भी नहीं। ओजोनोलिसिस को मेक वन स्टेप फॉर योर काउंटिंग, ऑलवेज यू आर अलाउड टू। आप अलाउड हैं इसको एक स्टेप बनाना, दो बनाना, नो बडी विल डिडक्ट मार्क्स कि आपने दो का कैसे दे दिया। आपने एक ही स्टेप को 2 स्टेप्स में दिखा दिया, बट वो काउंट एक ही होता है। तो आप करो ओजोनोलिसिस, आपको पता ही है, ये तो सबसे इजी है। CH2 डबल बॉन्ड O, दोनों मॉलिक्यूल ये बन गए, क्या है ये? हाँ, मेरे को ये नहीं पता फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, आई कैन नॉट हेल्प। HCHO। हो गया कन्वर्जन, ये भी आ गया सबके पास। ये सारे मेरे वो हाइड्रोकार्बन वाली DPP में डाल रखे हैं मैंने। इसमें मेरी मदद करो, क्विक। अनन्या, गीतांजलि, बेंजीन से इथाइल बेंजीन हवा में होने वाला है ये। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। गीतांजलि, अनन्या, जब आपसे पूछ रही हूँ तो आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, लिखने पे नहीं। चल, लिखने का कोई फायदा नहीं। बेंजीन से इथाइल बेंजीन, वन स्टेप, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पिक करना शुरू करो। करो इसको, तब तक बाकी लोग नीचे वाला सोचें। ऊपर वाला करने के बाद, क्योंकि जब तक सिंपल नहीं होंगे तब तक ट्रिकी नहीं आएंगे। तो बेंजीन से इथाइल बेंजीन, सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से हुआ। अब आ जाते हैं हम बेंजीन से पैरा नाइट्रोटोल्यूइन। तो पहले तो अपनी कॉपी में बेंजीन बनाओ, क्योंकि देखने के बाद स्ट्राइक करता है करना क्या है। फिर अपनी कॉपी में टोल्यूइन के पैरा पोजीशन पर नाइट्रो लगाओ। इससे ये कैसे बनाओगे आर्यन? पहला स्टेप क्या सजेस्ट करते हो? सोचो, सोचना है, सोना नहीं है। यादवी, पहले कौन सा एल्काइलेशन करूं?
फ्रीडल क्राफ्ट, आई नीड फुल नेम। अगले साल फ्रीडल क्राफ्ट के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि मत बोलो बहुत हो गया। आज तो मेरे को पूरा नाम चाहिए जब भी मैं पूछूं। तो सबसे पहले तो मैंने किया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, आई होप एनहाइड्रस AlCl3 विद CH3Cl सबको पता है, मेरे को यहां कहना है। तो उससे तो बना टोल्यूइन। उसके बाद क्या करूं? नाइट्रेशन। बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगाने का एक ही तरीका है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर दो। HNO3 प्लस H2SO4 बोथ कॉन्सेंट्रेटेड, आपको मिल गया। एक तो टोल्यूइन तो था ही, मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं कन्वर्जन में हमेशा, मेटा नहीं, पैरा नाइट्रोटोल्यूइन हो गया ये कन्वर्जन। इसमें डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है। रेयर स्कूल पेपर्स हैं जिसमें ये कन्वर्जन ना रहा हो, टिपिकली इस तरह वाला, जिसमें को डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी याद रखना है, मेरे को नाइट्रेशन भी याद रखना है, मेरे को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी। तो पहले तो मैं इसमें क्या करूंगी, क्योंकि दोनों को मेटा करना है, तो मैं पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं कर सकती। पहले मेरे को क्या करना होगा, इसका नाइट्रेशन एजेंट आप खुद लिखेंगे, इसमें आएगा NO2। उसके बाद आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का सामान दीजिए। अब आपको पता है NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू -R, इट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जब NO2 एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा पे डायरेक्ट करता है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को। ये बन गया मेटा नाइट्रोटोल्यूइन।